सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं, सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और रज्जू मौसी का नमस्कार। नमस्कार रज्जू मौसी। बहुत ही मतलब देखिए इतने सारे हम लोगों के पास कमेंट्स आ चुके हैं और मौसम कुछ ऐसा है कि कुछ गर्मी का मौसम है तो कुछ कहीं कहीं ठंडे जो पेय हैं यानी कि खाने पीने में भी थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो इस तरह की कुछ दिनचर्या चल रही है। सुबह जल्दी उठना, गर्मी तो है बहुत ज्यादा और हमें लगता है कि हमारे श्रोतागण जो हैं वो जरूर अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा अभी तुमने कहा कि भाई ठंडा पेय जो है वो जरूर पीते रहिए, ठंडे फल खाते रहिए, चाहे वो तरबूज हो, खरबूज हो और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं इस मौसम में जो हम अक्सर बताया करते हैं अपने कार्यक्रम में, है ना। लेकिन ये सब कुछ हम बताते हैं दूरसंचार के माध्यम से। तो बिल्कुल आज विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस है, तो आप सबको शुभकामनाएं भी कि भाई आज इस माध्यम के होने की वजह से ही हम और आप भी रूबरू हैं, है कि नहीं। और उसके बाद आज विश्व हाइपर टेंशन दिवस भी है। हर बात पे टेंशन कर लेना, सोचने लगना, चिंता करना, बहुत पुरानी कहावत है जो हम सब जानते हैं कि चिंता जो है वो चिता समान है। जी जी जी। तो वो ऐसा होता क्या है, क्यों है, ये तो सब जानते हैं। भाई खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो वही सारी कुछ बातें आज होंगी हमारी। और उसके बाद सखी विशेष में आज कौन है? सखी विशेष में रज्जू मौसी देखिए अलग अलग हम लोग लेकर के आते हैं जो होते हैं हमारे जो होते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं मालती जोशी। हाँ, मालती जोशी जी को। बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं वो और उनके बारे में बातचीत होगी। और व्यंजन तो है ही भाई, उसके बिना तो जो है हमारा कार्यक्रम लगता है कि अधूरा रहता है। खाने पीने की बात, देखो शुरुआत ही खाने पीने की बात से हुई है। ठंडे पे आप पीते रहें इस गर्मी के मौसम में, है ना। तो गीत सुनवा रही हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। एक बार फिर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज संगीता 17 मई है। जी जी। तो आज दो विशेष दिन है, जैसा हमने बताया कि विश्व हाइपरटेंशन दिवस और विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस। हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार बहुत लंबे लंबे संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। तो भाई इसकी स्थापना जो है 17 मई को ही हुई और इस की स्थापना दिवस को हम लोग मनाते हैं। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 17 मई 1969 को हुई थी और दुनिया भर में आई उन डिजिटल चुनौतियों पर उजागर करता है आज का दिवस जिनका दुनिया ने सामना किया है। और IETU यानी इसकी स्थापना, इसको शॉर्ट फॉर्म में यही है। और फिर जो डिजिटल चुनौतियां हैं रजमौसी, वो भी हैं और साथ ही साथ जो जिन चीज़ों को पर हमको बातचीत करनी है और लोगों को भी इस बारे में पता ही है कि जो चीज़ें होती हैं जिनका की खोज होता है, जिनकी हमें सुविधाएं मिलती हैं, तो उस हिसाब से उन चीज़ों की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। और इस अलग अलग चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें भी दुनिया ने सामना किया है और ये दिन दर्शाता है कि किस तरह से जो सरकारी व्यवसाय होते हैं, कई गंभीर डिजिटल खतरे होते हैं, उनसे निपटने के लिए तत्काल जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाता है और समाज में हर तरह की आवश्यक डिजिटल सेवाओं का एक्सेस हर किसी के पास हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिजिटल विभाजन को मैनेज करने के लिए तकनीक सबसे कारगर है ये। हाँ, और बिल्कुल इससे विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है। इसके लिए सरकार और व्यवसायों को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा और डिजिटल स्किल को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान देना होगा। देखो, एक फोन होता है हमारे हाथ में जिसके बारे में हम उनकी सारी जो फैसिलिटीज है उसके बारे में हम खुद नहीं जानते, लेकिन ये सारी सुविधाएं हैं जो हमारे हाथ में है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूरसंचार की अगर बात किया जाए रज्जो मौसी, तो टेलीफोन के साथ साथ जो भी और भी ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनके साथ जो है वो हम आपस में अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों के जो विचार होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं। तो इसमें जितनी सुविधा होती है उतना ही कह सकते हैं ना कि इसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ढंग से देखना चाहिए। एक जरा सी भी गलती होती है तो एक दूसरे से खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक दूसरे लोग जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जिनकी गलतियां होती हैं वो जिनकी नहीं होती हैं वो भी इस के साथ में लपेटे में आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी फेक जो डीप फेक अब शुरू हो गया है, रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि पूरी तरह से क्लोन कर लेते हैं वो और उसकी जगह दूसरा चेहरा लगा देते हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर वर्ष एक थीम होता है संगीता, और इस वर्ष जो है जो थीम है वो है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपको बताते चलें कि विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1973 में मैलेगा टारमोलिनोस स्पेन में मनाया गया था। जैसा कि है कि ITU की स्थापना 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं और फिर 2005 में सूचना और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देने के लिए तब जो है वो 17 मई का दिन जो है विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया। और मार्च 2006 में महासभा ने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में तब से ये मनाया जाने लगा। जैसा अभी तुमने कहा कि इसमें बहुत सारी जो इसका नेगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी लोगों के ऊपर पड़ता है। वो हमारी समझ है, हमारा विजडम है कि हम इस चीज को समझें। बहुत सारे संदेश आ गए हैं,
कुछ तो हम शामिल करें जल्दी हाँ, जल्दी, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल, है ना। हाँ। तो हमारे पास एक संदेश है जिसमें लिखा है कि नवंबर 2006 में अंताल्या तुर्की में ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी दिवस को एक साथ मनाने का निर्णय लिया। इस विषय को परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अपनाया जाता है और संचार को बेहतर बनाने के लिए विचारों और तरीकों का आदान प्रदान करके इसे मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाएं पैदा करने में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना, उन्हें समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में लाना और डिजिटल विभाजन को पाटने का एक तरीका बनाना है। हर साल विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस इंटरनेट और अन्य ICT के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्थाओं पर होने वाले लाभों के साथ साथ डिजिटल विभाजन को पाटने की रणनीतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और आयोजन के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी होते हैं, जाहिर है। और एक और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों यानी IETC और इसके उपयोग की संभावनाएं पैदा करने में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना, उन्हें समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में लाना और डिजिटल विभाजन को पाटने का एक तरीका बनाना है। देखिए, ये जो डिजिटल सेवा होती है ये सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं रह जाती है। तो किस तरह से हम इसका ज्यादा से ज्यादा, कोई भी तकनीक आती है तो उसका हम किस तरह से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के पहले बहुत समझदारी से समझना पड़ता है, क्योंकि उसी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पीछे की तरफ भी धकेल देती हैं। जैसे, और इसको विस्तार से बताओ जिससे कि हमारे श्रोता समझ सके कि हम कहाँ, किस जगह ये जो कील है उसको ठोकने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, ये हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो चीजें होती हैं, यानी कि जैसे किसी, अगर मान लीजिए कि हम किसी देख रहे हैं किसी एडवर्टीजमेंट को, तो अब एडवर्टीजमेंट है तो वो कितनी उसमें सत्यता है। अब किसी चीज को खरीदना है तो फटाक से उसको देखा और तुरंत ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद हम ये नहीं देखते कि भाई अगर मान लीजिए वो चीज ना आई या उसके साइज में कितनी जरूरत है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो आ भी गई चीज, उसमें पैसे भी लग गए, लेकिन उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं किया, काम नहीं होता। अच्छा, आप लेकिन वैसे एक संदेश पढ़ रही थी जो मैंने आपसे सवाल कहा है ना। हमारे श्रोता सोच रहे कि ये तो हमारा संदेश पढ़ा था इन्होंने, मौसी जी ने उनसे सवाल कर दिया। नहीं, ये तो देखिए बातचीत नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। अब एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। हाँ, अंतराल लेने का बिल्कुल समय आ रहा है, लेकिन जब तक मैं एक छोटा सा संदेश पढ़ दूं कि आज दुनिया भर में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस WTISD मनाया जा रहा है। हर साल 17 मई को हमारे श्रोताओं ने वही सारे संदेश भेजे हैं जो बिल्कुल सब के एक दूसरे से मिलते हुए कि आपको बता दें कि इसकी स्थापना 17 मई 1969 को हुई थी। और अब हम लेते हैं एक ब्रेक। मौसी जी देखिए, एक जमाना ऐसा था जब चिट्ठियां जाती थीं, बड़ा समय लगता था। कितना सुंदर जमाना था ना। हाँ, डाकिया आते थे, फिर हम लोग इंतजार होता था डाकिया के आने का। हाँ, और चिट्ठी आती थी तो फिर ऐसा लगता था, हर बार पूछते थे कि आई चिट्ठी कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। तो ये एक इंतजार होता था। और एक ही खत को, चाहे वो खत भाई का हो, बहन का हो, या किसी के मंगेतर का हो, या किसी का दोस्त का हो, तो कितनी बार उस खत को पढ़ते थे और कितना अच्छा लगता था।
बिना दिखे उसमें कितना प्रेम झलकता था। नहीं तो मौसी जी, मुझे तो लगता है आज भी इस तरह के खत जो हैं लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं, बिल्कुल पुराने। बिल्कुल, लेकिन लिखे नहीं जाते ना। आज सब जो है दूरसंचार का जो ये सबसे छोटा सा माध्यम हमारे हाथ में है, जो बहुत मतलब इसका विस्तार इतना ज्यादा है कि सब कुछ है इसके अंदर। उसी में लिखा और नहीं अच्छा लगा तो डिलीट भी कर दिया, है ना। हम दोनों किसी और दुनिया में जा रहे हैं। इससे पहले तो हम वही, अच्छा देखो पहले के जमाने में फिल्मों में कितने गाने ऐसे बनते थे ना जो टेलीफोन पर बनते थे। संचार का एक बहुत, जिसे कहते हैं कि आधार हुआ करता था जुड़ने का एक दूसरे से, लोगों के खत के बाद कि आवाज सुन ली जाए। और कितना वेट, एसटीडी कॉल करना पड़ता था, एसटीडी बूथ कितने हो गए थे, सब जगह पीसीओज हो गए थे। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का देते थे लोग जाकर, और वहाँ लंबी लाइन लगी होती थी और लोग बात करने के लिए लगते। वो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, के गीत हैं जो इसी पर फिल्माए गए हैं कि टेलीफोन पर मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेलीफोन, है ना। ये कितना सुंदर लगता है सुनने में। जी बिल्कुल। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी।
आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये तो जुड़ने की बात थी, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात थी, सकारात्मक बात थी। लेकिन जो डिजिटल दुनिया में बहुत गड़बड़ियां भी हो रही हैं ना संगीता, लोग ओटीपी मांग लेते हैं, लोग बगैर जाने दे देते हैं, केवाईसी के नाम पे, बैंक के नाम पे, और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं किस तरह की चीजें होती है। तो बहुत जागरूक होने की जरूरत होती है इन सारी चीजों को लेके, है ना। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज के पास होने से उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जी जी, बहुत ज्यादा। तो ये तो समझना अपने आप से ही है कि वो तो अथाह सागर है। बिल्कुल। तो उसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है कि जिससे अपनी सेहत भी ठीक रहे और अपना काम भी समय पर हो जाए और नींद भी समय पर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अनजान लोगों से भी बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं तो किन से पहचान बनानी है, किन से नहीं पहचान बनानी है, उसमें भी बड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है। हाँ, लोग समझ नहीं पाते, बहुत मीठा बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत सहज है ये इंसान। हाँ। लेकिन कई बार उसमें पहचानने में गलतफहमी हो जाती है। जी जी, अजनबी लोग भी होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो पढ़ाई लिखाई की जो चीजें होती हैं वो भी आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जानकारियां होती हैं जो एक ही चीज को पढ़ करके और उसके बाद फिर उसी पर अमल बच्चे कर लेते हैं। तो आप 2, 3, 4 चीजों को पढ़ें और साथ ही साथ जो अपनी किताबें हैं उनको भी साथ में रखें, फिर उनका मिलान कर लें आपकी क्या सही है क्या नहीं सही है। और उसके बाद कई बार बड़ी गलत सूचना भी वहां पर आपको मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। ईस्वी गलत हो सकती है, डेट्स वगैरह जो है वो गलत हो सकती है, नाम गलत हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं। तो उसको जब आप क्रॉस चेक कर लेते हैं अपनी किताबों से तो आपका ज्ञान जो होता है वो पक्का होता है, ठोस होता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अब इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि भाई आप मिलान कर लें किताबों से उससे, अब उसके लिए आप चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं तो वो भी सही नहीं है। है ना। और उसका भी असर जो है वो प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो फिर इसी बात को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई, है ना। तो भाई आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है और इसका उद्देश्य ही लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में जागरूक करना है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ही मेडिकल की भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। और आप सबने बहुत सारे संदेश हम तक भेजे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण विभिन्न हृदय संबंधी विकार जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रोक, हृदय विफलता का विकास होता है। ये किसी भी प्रकार का कोई चेतावनी, संकेत या लक्षण नहीं देता है। दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक वयस्कों को प्रभावित करने वाली उच्च रक्तचाप से पीड़ित आबादी वयस्क आबादी का 45% तक है। उच्च रक्तचाप सभी सामाजिक, आर्थिक और आय वर्गों में समान है और इसका प्रसार उम्र के साथ बढ़ता है। वैश्विक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद से उच्च रक्तचाप दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता समायोजित जीवन का प्रमुख कारण रहा है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या 15 से 20% तक बढ़ने का अनुमान है, जो 2025 यानी अगले साल तक 150 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। तो क्यों चिंता करते हैं हम? जी जी, चिंता से करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। हाँ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए नई तकनीकें हैं, नए आयाम हैं, तो उन्हें तो लोग आत्मसात करना चाहते ही हैं और उन्हीं के बल पर आगे भी आजकल बढ़ना ही है। तो जरूरत तो ये है कि नई तकनीकों के साथ आप आगे जरूर बढ़ें, नए आयाम को आप अपने साथ आत्मसात जरूर करें, इन्हें लेकर आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी
ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि होता ये है कि काम जितना होता है उतना तो होता है मौसी जी, लेकिन फिर ये होता है कि उसके अलावा भी हम लोग जो है वो बहुत देर तक जो है उन्हीं चीज़ों में रमे रहते हैं। तो ये है कि जो काम जहाँ ख़त्म हो गया वो वहाँ ख़त्म हो गया, उसको वहीं छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, उसको छोड़ दीजिए और अपनी सेहत को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो भी एक तरह से अगर हम देखें तो एक मशीन ही है और मशीन की तरह काम करता है। तो जिस तरह से मशीनों को थोड़ा सा आराम की जरूरत होती है जी, तो वो तो आराम नहीं पाएंगी तो थोड़ा कैसे होगा। हाँ, तो लेकिन जो इंसान है उनका आराम करना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि थकन हो जाती है तो फिर वो दूसरी तरह के मर्ज को अपने अंदर जन्म देती है। बिल्कुल भाई, मौजूदा मॉडर्न दौर में खराब जीवन शैली, एक श्रोता लिखकर भेजें, असुरक्षित खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज में कमी के चलते उच्च रक्तचाप की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर जागरूकता के लिए हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। भाई क्या कारण हो सकता है? उच्च रक्तचाप आमतौर पर समय के साथ विकसित होता है और ये अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जो उन्होंने लिखा है उन विकल्पों के कारण हो सकता है, जैसे पर्याप्त नियमित शारीरिक गतिविधि ना करना। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि मधुमेह और मोटापा भी उच्च रक्तचाप के विकास के जोखिम को बढ़ावा या बढ़ाती है। ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे हम 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार यहाँ बैठे होते हैं स्टूडियो में, बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर चाहे स्टूडियो में ही चल ले, है ना संगीता? मुस्कुरा रही है। जी जी, जरूरी तो है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बदलाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ी देर के लिए भी अगर थोड़ा सा भी सोच लिया है कि भाई इससे थोड़ा सा अलग हट जाएं, तो फिर उससे काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है और फिर हम एक नई गति से कह सकते हैं कि काम कर सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बीमारियां होती हैं उनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि आपका किस तरह से काम है, कितना आप प्रेशर ले सकते हैं, कितना आप काम को कर सकते हैं, यानी कि 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बैठे रहते हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं और उनको खाने का जो समय होता है वो भी नहीं पता चलता है। तो फिर ये सब चीजें भी, अगर मन नहीं है तो भी उठना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, एक सामने जो हमारे सामने ही जो एक उदाहरण है कि हम जब स्टूडियो में होते हैं तो लगातार हम काम कर रहे होते हैं। जी। लेकिन अब अगर हम सिर्फ ये शिकायत करें कि हम 5 घंटे स्टूडियो के अंदर हैं, लेकिन इस बीच हम उठ के थोड़ा सा यहीं टहल ले अगर, तो मुझे लगता है कि आपका जो विल पावर है वो आपके बहाने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी आप उस पर कार्य करेंगे। नहीं, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि हमारी बॉडी में जब धमनी की दीवारों पर ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए दुनिया भर में जागरूक लोग 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस खास दिन पर समारोहों, कार्यक्रमों, रैलियों और प्रतियोगिताओं के जरिए जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के साथ ही उच्च रक्तचाप से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाती है। और स्टेज 1 जो है, यानी कि स्टेज 1 उच्च रक्तचाप तब होता है जब सिस्टोलिक दबाव 130 यानी 130 से 139 139 मिलीमीटर HG तक होता है, जब डायस्टोलिक दबाव 80 से 89 तक रहता है। और स्टेज 2 के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि जो कुछ थोड़ा अधिक गंभीर होता है और इसके भी जो दबाव होते हैं सिस्टोलिक वो भी अलग होते हैं। तो इस तरह से जो शरीर है वो कितना दबाव ले सकता है, ये सेहत जो होती है वो पहले से ही एक तरह से कहते हैं ना, इशारे करने लगती है। और एक गीत हो जाए जरूर ब्रेक।
तो बस हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की ना, तो किसी भी तरह की चिंता जो है उसका असर तो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। और अगर हम अपने गीता को याद करें, उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं, और मुझे लगता है कि ध्यान अगर थोड़ा लगाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो ये सारी चीजें भी हमें हमारे उच्च रक्तचाप की जो समस्या है उससे हमें समाधान मिल सकता है। एक बहुत प्यारा सा संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि उच्च रक्तचाप का हमें पहले कोई आभास नहीं था, किंतु 2 वर्ष पूर्व फालिज अटैक में हमें ये रोग भी लग गया। अब दवाओं से ही इसका निदान कर रहे हैं, रोज ही गोली खाना है और 2 महीने में एक बार नपवा भी लेते हैं। अब डॉक्टर का कहना है ये आखिर तक साथ रहेगा। ओहो, तो दिल पर पत्थर रखकर रोज दवा खा रहे हैं। आज चर्चा चली तो हम भी सम्मिलित हैं, क्योंकि हम विविध भारती बराबर जो सुनते हैं। जी, गीत भी होते हैं। और एक बात ये भी होती ना कि कभी कभी कहीं कहीं घूमने भी चले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है संगीता कि आइए इस मूक हत्यारे का सामना करें, उच्च रक्तचाप का, और सभी को अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापने, इसे नियंत्रित करने, लंबे समय तक जीने के लिए प्रेरित करें। और एक ने लिखकर भेजा है कि हाँ, बहुत सारे संदेश हैं हमारे पास जो इस विषय पर लिखकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक गीत अगर बीच में सुनवा देती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलो एक मैं संदेश पढ़ देती हूँ इनका, हमारी एक सहेली, हमारी एक लिसनर का। मैं सहेली बोलने जा रही थी, सहेली ही है ये, कि जागरूकता के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल के हाइपरटेंशन डे की थीम है अपने ब्लड प्रेशर को सटीकता से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिए। इसका उद्देश्य बीपी की जांच के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही। तो गीत सुनवा रही हो, चलो सुनते हैं। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ 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 करूं। हाँ संगीता, बहुत प्यारा सा गीत था। और वादियां भी बहुत प्यारी। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया समथिंग, तो मुझे लगता है यहाँ भी आप शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। खैर, तो हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, बहुत संदेश है इनका कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप दुनिया भर में हृदय रोगों और समय से पहले मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। मौजूदा मॉडर्न दौर में खराब जीवन शैली, असुरक्षित खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज में कमी के चलते उच्च रक्तचाप की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। सेहत की ये खतरनाक समस्या दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में पीड़ित लोग अपनी हालत से अनजान रहते हैं। उनके बीच जागरूकता और उच्च रक्तचाप की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए ये दिन, आज का जो दिन है, वो मनाया जाता है। जी जी। और एक बात और है इसमें कि जो नींद होती है वो बहुत जरूरी होती है, तो आप नींद का जो समय है वो भी सुनिश्चित करें, जागने सोने का समय सुनिश्चित करें, तो जिससे जो कहते हैं कि शरीर को ठीक तरह से आराम मिलेगा। जब बिल्कुल कहा जाता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि रात की नींद की जगह वो नहीं सो पाए तो वो दिन में सो लेते हैं, लेकिन रात की नींद जो अपना काम करती है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, मैं तो उनकी बात कह रही हूँ, वो दिन के वक्त नहीं होता। रात 10 बजे बहुत बढ़िया समय होता है कि आप सो जाएं, और जो शरीर है हमारा, वो जो सारा रिपेयर का काम कर रहा होता है वो उसी वक्त कर रहा होता है ना? रात की नींद की अपनी बात है। जी जी, है ना? और फिर सुबह जल्दी उठें, हाँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, टहलने जाएं, है ना? तब देखो कहीं से ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी, है ना? लेकिन हम सोचते तो हैं, अब उसको कब अमल में लाएं ये अपना। और आप क्या सुना रही हैं, कुछ बता रही हैं? आज साहित्यकार मालती जोशी जी का जन्म जो है वो 4 जून 1934 को औरंगाबाद में हुआ। हम इनकी बात आज कर रहे हैं, और 15 मई को ये नहीं रही हमारे बीच। आपने आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में हिंदी विषय से एमए की शिक्षा ग्रहण की। अब तक अनगिनत कहानियां, बाल कथाएं, उपन्यास इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है, और कहानियां भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां इनकी, और जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को, स्मरणीय क्षणों को उनका कहना था कि मैं अपनी कहानियों में पिरोती नहीं हूँ। ये अनुभूतियां कभी मेरी अपनी होती हैं और कभी मेरे अपनों की, और इन मेरे अपनों की संख्या और परिधि बहुत विस्तृत है। वैसे भी लेखक के लिए आप पर भाव तो रहता ही नहीं है। अपने आसपास बिखरे जगत का सुख दुख उसी का सुख दुख हो जाता है, यानी कि लेखक का। और शायद इसलिए अधिकांश कहानियां मैं के साथ शुरू होती हैं। उनकी कहानियां जो हैं वो मैं के साथ शुरू होती थीं, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अपने आसपास बिखरे सुख दुख को वो अपनी कहानियों में पिरोती थीं। और कुछ उनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है, मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास, गाथा, शापित, शैशव और अन्य कहानियां भी हैं। और उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा संगीता, सुहाना सफर, भीलवाड़ा या सोयारिक, कुछ फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे और लिखा। और उनका वो 90 वर्ष की हो गई थी, आयु हो गई थी उनकी, पद्मश्री से वो सम्मानित की गई थी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने हमें दी। साहित्य का भी देखो, हमारे जीवन पर अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ें तो उसका भी एक सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी।
उनकी जो कहानियाँ कहने की जो शैली थी वो देश भर के कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्यिक कार्यों पर किए गए शोध से उन्हें एक अलग विशिष्ट जान पहचान मतलब उनकी बनी। और उनको 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और हिंदी और मराठी भाषा को मिलाकर अगर कहें तो 60 से अधिक किताबों का लेखन किया था उन्होंने। और ये हमारी थाती भी होते हैं कि इन्हें बड़ा संभाल कर रखने की जरूरत होती है, जिनसे कहते हैं ना कि साहित्य समाज का आईना है मौसी जी। और इससे जब हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर के आगे चलता है। तो इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, अन्य कहानियां हैं, पिया पीर, न जानी, औरत एक रात है, रहीमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर, ये मेरा घर, मिलन, डॉलर नोट और अन्य कहानियां। बिल्कुल। और कई कहानियों का रंगमंच, रेडियो व दूरदर्शन पर नाट्य रूपांतर भी प्रस्तुत किया जा चुका है। कुछ पर तो हमारी फिल्मों की जो अभिनेत्रियां हैं उनके द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक पर 7 फेरे का निर्माण किया गया था। और कुछ कहानियां गुलजार के दूरदर्शन धारावाहिक किरदार में और भावना धारावाहिक में शामिल की जा चुकी हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हिंदी और मराठी के विभिन्न और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा वो सम्मानित और पुरस्कृत किए जा चुकी थीं वो कहानियां। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1997 के भवभूति अलंकरण सम्मान से भी उन्हें नवाजा जा चुका था। और उनकी कहानियां बहुत मन को छूने वाली होती हैं, है ना? ये कहानियां जो होती हैं ना ये बड़ी सहज होती हैं और मन को बिल्कुल छू जाती हैं। जैसा कि मालती जोशी जी लिखा करती थी कि अपने आसपास का जो परिवेश है तो इस परिवेश में तो फूल भी आ जाते होंगे और बहुत सुंदर सुंदर जो कहते हैं ना कि प्रकृति का एक चित्र है वो भी आ जाता होगा, तो जिसे हम आत्मसात करते हैं तो एक नया ही रंग जो साहित्य है उसमें देखने को मिलता है और जिसमें इंसान जो होता है वो बार बार डूबना ही चाहता है। बिल्कुल। वो बहुत मतलब बहुत युवावस्था से ही मतलब जब वो युवा थी में उन्होंने कविताएं और लघु कथाएं लिखना शुरू कर दिया था। और पराग जो एक हिंदी मैगजीन बच्चों का आया करता था उस जैसी हिंदी बच्चों की पत्रिकाओं में उन्होंने बहुत लिखा। और हिंदी साहित्य पत्रिका धर्मयुग जो हुआ करता था उसमें भी उनकी कहानियां प्रकाशित होती थी जो टाइम समूह द्वारा निकाला जाता था। और साप्ताहिक हिंदुस्तान हुआ, मनोरमा हुआ, कादम्बरी, ये सब हिंदी के बहुत प्रखर बहुत जिसे कहते हैं सुप्रसिद्ध मैगजीन्स हैं। कादम्बरी और सारिका सहित कई अच्छी तरह से प्रसारित हिंदी पत्रिकाओं में वो कहानियां वो लिखती रही हैं, प्रकाशित करती रही हैं। उनके कथन या मौखिक पाठ के अभ्यास में भी उन्होंने भाग लिया, वहां भी जाती थी और लाइव जो है जीवंत जो कार्यक्रम हुआ करता है वहां भी अपनी कविताओं को वो पढ़ती थी। और उनके उपन्यास तो लगभग 50 पुस्तकें के आसपास हैं उनकी जो उपन्यास हैं, किताबें हैं। और उन्होंने उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम और कन्नड़ में भी उनके काम को जो है वो अनुवाद किया गया हमारे देश के अन्य कई भाषाओं में। अंग्रेजी और रूसी, जापानी में भी अनुवाद किया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में एक कह सकते हैं ना कि खूब बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सा योगदान उनका है। तुम्हें अच्छा, आपको लगता है अच्छा कहानियां पढ़ना, मतलब साहित्य में रुचि है संगीता? हाँ जी बिल्कुल है। और साहित्य से अपना जुड़ाव होना ही चाहिए क्योंकि उसमें जब हम लोग लिखते हैं, जब अपने पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन का दर्पण देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो ऐसा लगता है कि बस एक चलचित्र है जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और एक मन होता है कि भाई ये अच्छा इसका अंत क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा। तो कुछ इस तरह से ही जो है वो होता है। तो साहित्य का अपना एक अलग स्थान है, अपनी एक अलग उनका रुझान होता है। और साहित्य पढ़ने वालों की तो खैर बात ही और है। उसमें जो शब्दों का कहते हैं ना कि एक टॉस करते हैं, उसमें जो शब्द होते हैं तो वो भी बड़ा ही सुंदर लगता है। साहित्य जितना कि समझने में अच्छा लगता है उतना लिखने वाले को भी बड़ा मजा आता है। अगर हम इसमें डूब कर देखें तो बहुत ही गहरी सी चीज है। उन्होंने ना एक
एक बार एक भेंटवार्ता में किसी टीवी चैनल पर उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने अपने पात्रों को अपने परिवार और सामाजिक दायरे से आकर्षित किया और भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के अनुभव को बताना पसंद किया। उन्होंने अमृतलाल नागर, पीएल देशपांडे और शरद जोशी को अपने कुछ प्रभावों के रूप में उद्धृत किया। उन लोगों की रचनाओं से, उनके साहित्य से वो प्रभावित थी। जी जी जी। जब झूमे सावन है, सावन आए, तार मिले जब दिल से दिल के, वही समय मन भावन है, वही समय मन भावन भावन है। पानी पामा पानी सा, जब से पिया तू नैनों में आया, प्रेम के रंग में रच गई काया। बागों में वन में नील गगन में, सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे संग तो हरदम, खुशी की आवन आवन है, खुशी की आवन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए। निसा निसा रे मा पा रे मा पा सा नी, अखियां मजीरे मन एक तारा, इनमें बाजे नाम तिहारा। हंसते गाते जीवन बीते, अंत न हो ये गीत हमारा। मौसम आया सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है, दुखों की जावन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए। और हम बताएं कि जोशी जी का उनके 90वें जन्मदिन से 20 दिन पहले, महज 20 दिन पहले 15 मई को 2024 को 89 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। हम एक बहुत अच्छी लेखिका, लेकिन हमें उनके साहित्य को पढ़ने का मौका मिला है और हम
पढ़ते हैं और तमाम अपने श्रोताओं को ये कहेंगे कि भाई साहित्य से भी जरूर जुड़िए, तो ये जो मन चंचल है वो थोड़ा शांत भी होगा। नहीं संगीता, क्या कहती हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो और बस हाँ बिल्कुल। और अब जो है हाँ वो किताबें बहुत सिखाती हैं हमें, बहुत कुछ जीवन, हालांकि बड़ी खूबसूरत गजलें मैंने सुनी है, जीवन क्या है किताबों से निकल कर देखो, लेकिन मुझे ज्यादातर लगता है जो किताबें, जो साहित्य है, ज्यादातर साहित्यकार यही कहते हैं कि भाई आसपास जो हमारे ना कहानियां बिखरी होती हैं, पात्र बिखरे होते हैं, हम उन्हीं को शब्दों के साथ, भाव के साथ अपने कलम के द्वारा उकेरते हैं किताबों के रूप में। नहीं तो किताबों से अलग हट के दुनिया क्या हो सकती है नहीं मालूम, लेकिन अब हम अपने श्रोताओं को व्यंजन जरूर बताएं। बहुत प्यारे प्यारे व्यंजन कुछ उन्होंने लिख के भी भेजे हैं, जब मैं बताऊंगी। आप क्या बता रही हैं? देखिए अक्सर हम आलू का पराठा बनाते हैं मौसी जी, है ना, लेकिन अगर पनीर का बनाना हो तो फिर उसको अलग से बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और थोड़ा कुछ क्रिस्प क्रिस्प सा चाहिए तो आलू कम डालें, यानी कि पनीर ज़्यादा डालें, और उसके बाद उसमें धनिया और जो भी आपको उसमें पसंद हो वो डाल सकते हैं। यानी नमक तो डालेंगे ही, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया कतरी हुई और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट अगर डालें, नमक अंदाज से ये, और पनीर जो है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, आलू उसके हिसाब से बराबर भी ले सकते हैं या आलू थोड़ा सा कम ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से मैश करें। लेकिन जब आप उसका पराठा बनाएंगे तो बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना क्रिस्प हो जाता है, इतना अच्छा सा और इतना टेस्टी सा रहता है कि उसको बहुत संभाल कर बनाने की जरूरत है। लेकिन ये आलू पनीर पराठा इसे कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे सुनकर ही लग रहा है कि बहुत मजेदार होगा। और आप जरूर इसको बनाएं और फिर हमें अगली बार लिखकर बताएं कि कैसा बना है ना। और पोस्तों की चटनी के साथ इसे खाएं, बड़ा मजा आएगा। पोस्तों की चटनी भी बता दें। जी देखिए, पोस्ता दाना होता है तो इसे हम भिगाकर भी इसकी चटनी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं होता, जैसे मुझे, तो जैसे कहते हैं ना, एक कटोरी पोस्तो ले लिया, हाँ है ना, एक कटोरी पोस्तो ले लिया, और अगर मतलब छोटी कटोरी है तो एक छोटी कटोरी पोस्तो चाहे तो उसको भिगा भी लीजिए, और फिर उसमें धोना नहीं पड़ता उसको ना, पोस्तो को बह जाता है, जाली वाली छन्नी होती है, तो उसमें आप आराम से डालकर उसको धो सकते हैं, और फिर उसको पीस लेना है। उसमें थोड़े से कुछ दाने, यानी 2 चम्मच करीब मूंगफली के छिले हुए भुने हुए दाने जो होते हैं वो डाल दें उसमें, और चाहे तो एक आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, और उसके बाद हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, नमक, हाँ जी, ये सारी। क्योंकि पोस्तो जो है वो इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है, पोस्तो ठंडा होता है ना, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो जो पोस्तो का दाना मैं समझ पाई हूँ, और ये रिपीट भी हो जाएगा मेरे श्रोताओं के लिए, कि छोटी कटोरी पोस्तो ले लिया, उसको धो लिया, और उसमें आप नींबू डालें, नमक डालें, 2 चम्मच पत्ती भी डाल सकते हैं, हरी धनिया की पत्ती, 2 चम्मच भुने हुए बिना छिलके वाले मूंगफली डाल दें, और सबको पीस लें। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा बताया है आपने। और इसको छौंक भी दें, यानी कि तड़का लगाते हैं काला सरसों से या राई से, करी पत्ता डाल के। बहुत अच्छा। एक हमारे श्रोता ने भेजती है चावल के चीले, तो मैं ये भी बता दूं कि चावल को 2 कप, 1 कप बेसन, 1 बड़ा प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 जोड़ी धनिया पत्ती बारीक कटी, 2 गाजर व आधा इंच अदरक क्रश किया हुआ, स्वादानुसार नमक, तेल भी लेना है। अब विधि यह है कि चावल की 2 से 3 घंटे तक भिगा कर रखें चावल को, और महीन पीस लें और इसमें बेसन मिला लें। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर राई, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, अदरक क्रश किया हुआ सभी को हल्का भून लें। धनिया डालें, इस तड़के को चावल के घोल में मिला दें। अच्छा, और तब तवा गरम कर धीमा करें और इसे चीले की तरह फैलाकर दोनों तरफ सेक लें। चटनी या अचार के साथ खाएं। तो चटनी तो बहुत अच्छी बता दी आपने, और नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो जल्दी से बताएं आप उसकी रेसिपी। जी जी, नारियल जो है वो कट कर ले लें, भीगा हुआ यानी पानी वाला नारियल, और उसके बाद ताजा नारियल, हाँ, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी हरी धनिया, थोड़ी मिर्ची यानी हरी मिर्ची, और उसके बाद नमक, ये डालकर पीस लें। लहसुन अगर पसंद है तो वो डालें फ्लेवर के लिए, नहीं तो ना डालें। और वैसे गर्मी का मौसम है, लहसुन थोड़ा अगर हम, है ना, नहीं, लेकिन जिनको पसंद है वो डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बस पीस करके उसे भी उसी तरह से तड़का लगा दें। अच्छा, चटनी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है ना? मुझे हमेशा से लगता था कि बहुत पीसने में थोड़ी इसको दिक्कत होती है। वो तो मिक्सी में छोटी में डालो तो बहुत जल्दी से पिस जाता है। जी जी, पिस जाएगा, पतला काट लेंगे तो फिर पिस जाएगा।
अब एक गीत सुन ले। जरूर। तो संगीता, अब हमारे चलने का वक्त हो गया ना, हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं जी। तो रज्जो मौसी और संगीता का सभी नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।